सोचिए, भारत जैसे इतने विविध देश में स्कूलों में धर्म की क्या जगह होनी चाहिए? क्या किसी स्कूल को धार्मिक शिक्षा देने की इजाज़त है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी को इसमें शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सकता है? इन सारे सवालों के जवाब पता है कहाँ हैं? हमारे संविधान में, और ख़ास तौर पर अनुच्छेद 28 में। तो आज हम इसी बड़ी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हमारा मेन सवाल ये है, क्या वो स्कूल जिन्हें सरकार से मदद मिलती है, वो छात्रों पर धार्मिक शिक्षा थोप सकते हैं? ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष ताने बाने से जुड़ा एक बहुत ही अहम मुद्दा है। और इस बड़े सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 में। आप इसे एक तरह की रूल बुक समझ सकते हैं, जो ये तय करती है कि स्कूलों में धर्म और शिक्षा कैसे एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, बिना किसी की आज़ादी को ठेस पहुंचाए। तो आखिर ये अनुच्छेद 28 कहता क्या है? देखिए, इसके दो बड़े मकसद हैं। पहला, ये पक्का करना कि जो स्कूल सरकारी पैसे से चल रहे हैं, वो किसी एक धर्म का प्रचार न करें। और दूसरा, हर एक छात्र की अपनी पसंद का सम्मान करना। मतलब कोई भी किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ धार्मिक शिक्षा लेने पर मजबूर नहीं कर सकता। चलिए, अब इस अनुच्छेद को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे बेहतर ढंग से समझाने के लिए संविधान ने इसे 3 मुख्य नियमों में बांटा है, और हर नियम एक अलग सिचुएशन में एक अलग तरह के स्कूल पर लागू होता है। पहला नियम बिल्कुल साफ, एकदम सीधा। अनुच्छेद 28(1) कहता है कि अगर कोई स्कूल पूरी तरह से मतलब 100% सरकारी फंड पर चलता है, तो वहां किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। कोई अगर मगर नहीं, ये कंप्लीट बैन है। मगर यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। अनुच्छेद 28(2) एक बहुत जरूरी अपवाद यानी एक्सेप्शन बनाता है। मान लीजिए, एक स्कूल है जिसे किसी धार्मिक ट्रस्ट ने इस शर्त पर बनाया था कि वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। तो ऐसे केस में भले ही उस स्कूल का मैनेजमेंट सरकार के हाथ में हो, उस ट्रस्ट की इच्छा का सम्मान किया जाएगा और वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी नियम, जो संस्था से हटकर सीधे व्यक्ति की आज़ादी पर फोकस करता है। अनुच्छेद 28(3) पसंद के सिद्धांत को सामने रखता है। इसका मतलब ये है कि जिन स्कूलों में धार्मिक शिक्षा की इजाज़त है भी, वहां किसी भी छात्र को जबरदस्ती उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। और यहीं पर एक और जरूरी सुरक्षा कवच है। अगर छात्र नाबालिग है यानी माइनर है, तो सिर्फ उसकी मर्जी काफ़ी नहीं है। स्कूल को उसके माता पिता या गार्डियन से भी सहमति लेनी होगी। ये नियम पक्का करता है कि बच्चों पर किसी भी तरह का कोई दबाव ना बनाया जा सके। तो इन्हीं 3 नियमों को मिलाकर अनुच्छेद 28 हमारे देश के सभी शिक्षा संस्थानों को 4 अलग-अलग कैटेगरी में बांट देता है। और इस क्लासिफिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। और पता है, यही इस अनुच्छेद की सबसे खास बात है। ये वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका नहीं अपनाता, बल्कि ये हर तरह के संस्थान की अलग-अलग सिचुएशन को समझता है। तो चलिए देखते हैं कि ये 4 कैटेगरीज हैं क्या, और इन पर कौन से नियम लागू होते हैं। अच्छा, तो ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। पहली कैटेगरी ए। सोचिए, कोई भी सरकारी स्कूल, ये पूरी तरह से सरकारी पैसे पर चलता है। यहाँ किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी बी पर। ये वो ट्रस्ट वाले स्कूल हैं जिनकी हमने बात की थी। यहाँ धार्मिक शिक्षा की परमिशन है, और अगर ट्रस्ट के नियम ऐसा कहते हैं तो ये कंपलसरी भी हो सकती है। और आखिर में कैटेगरी सी और डी। ये हैं प्राइवेट स्कूल, जिन्हें या तो सरकार से मान्यता मिली है या थोड़ी बहुत आर्थिक मदद। ये स्कूल धार्मिक शिक्षा दे तो सकते हैं, पर यहाँ सबसे जरूरी शब्द है स्वैच्छिक, मतलब पूरी तरह से मर्जी पर है। कोई भी छात्र या उसके पेरेंट्स इसके लिए मना कर सकते हैं। तो इन सब नियमों का निचोड़ क्या है? ये पूरा ढांचा हमारे लिए क्यों मायने रखता है? देखिए, ये सिर्फ कानूनी भाषा नहीं है, ये हमारे समाज के सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की बुनियाद है। तो कुल मिलाकर देखें तो अनुच्छेद 28 एक बहुत ही कमाल का संतुलन साधता है। ये सरकार को न्यूट्रल रखता है, हर व्यक्ति को चुनने की आज़ादी देता है, और साथ ही धार्मिक ट्रस्टों की विरासत का सम्मान भी करता है। ये कोई सख्त नियम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा फ्रेमवर्क है जो हमारे समाज की विविधता को पहचानता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बातचीत खत्म करते हैं।
हमारे समाज में जहाँ अनेकता में एकता की बात होती है, वहाँ शिक्षा और धर्म के बीच ये संवैधानिक संतुलन आज के दौर में क्या मायने रखता है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।